ताकत उन हाथों में होती जो हैंडपंप को उखाड़ देते, ना ताकत उन हाथों में होती जो हैंडपंप को उखाड़ देते, ना ताकत उस दिमाग में होती जो लोहे के विमान को हवा में उड़ा देते, ना ताकत उस दिमाग में होती जो लोहे के विमान को हवा में उड़ा देते। ताकत तो उन सपनों में है दोस्तों, ताकत तो उन सपनों में है दोस्तों जो रातों की नींदें उड़ा देते हैं। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 प्लांट पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान पढ़ रहे थे, और जिसमें हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट लिया था आपके पास में कवक, और कवकों के अंदर हमने जो है पिछले 3-4 वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को जो है देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कवकों का वर्गीकरण, जो कि कवक की आज की लास्ट क्लास है। दोस्तों, वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है यहां से नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कवकों का वर्गीकरण। तो कवक मतलब जो वर्गीकरण विज्ञान है, वर्गीकरण विज्ञान के जनक माना जाता है आपको आपके कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। तो इन्होंने कैरोलस लिनियस भाई साहब ने कवकों को वनस्पति जगत में रखा। किस जगत में रखा? वनस्पति जगत में। किसको रखा? कवकों को रखा, वनस्पति जगत में रखा कवकों को। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? आपके कैरोलस लिनियस हैं, और इन्होंने वनस्पति जगत में किसको रखा? कवकों को रखा। उसके बाद में बात आती है सेकंड नंबर पे 1969 की बात है, और आपके साइंटिस्ट हैं विटेकर, आर.एच. विटेकर। नाम तो सुना ही होगा आपने। आर.एच. विटेकर ने क्या किया? जीवित जीवों के लिए, किसके लिए? जीवित जीवों के लिए 5 जगत, जीवित जीवों के लिए 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 5 जगत, जीवित जीवों के लिए 5 जगत वर्गीकरण दिया। ठीक है, अब इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया 1969 में आर.एच. विटेकर ने जीवित जीवों के लिए। और 5 जगत का अगर आपको नाम पता हो तो और ही अच्छी बात है। जैसे कि आपने नाम तो सुना ही होगा पांचों के, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और इसी के साथ इन्होंने कवकों को किस में रखा? कवकों को किस में रखा? फंजाई में रखा। किस में रखा? फंजाई में रखा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके जस्ट बाद में आपके पास में आते हैं P.A. सकार्डो। क्या नाम है? P.A. सकार्डो। अब इन्होंने किया क्या है? यहां से देखो, इन्होंने पट व कोशिका में पट और लैंगिक जनन, किसके आधार पे? पट और लैंगिक जनन के आधार पर इन्होंने 4 वर्ग बांटे या 4 वर्ग बनाए इन्होंने। ठीक है, कितने वर्ग बनाए? 4 वर्ग बनाए। ठीक है, कितने वर्ग बनाए? 4 वर्ग बनाए। अब देखो 4 वर्ग कौन कौन से हैं देख लेते हैं, यहां से टेबल बना के देखेंगे। लेकिन तो देखिए, सबसे पहले आता है अपने पास में, सबसे पहले कौन आता है? फाइकोमाइसिटी। देखो क्रम संख्या यहां पे है आपके पास में, और वैज्ञानिक कौन है? P.A. सकार्डो। और इन्होंने जो है किसके आधार पे बताया? पट व लैंगिक जनन के आधार पे, लैंगिक जनन के आधार पर 4 वर्ग बांटे इन्होंने। अब देखो क्रम संख्या, पहला आता है फाइकोमाइसिटीज।
पहला वर्ग क्या है, फाइकोमाइसिटीज। दूसरे की बात करते हैं तो एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तीसरे की बात करते हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथे नंबर पे आता है आपके पास में ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये तो हो गया आपके वर्ग हो गए। अब बात आती है कवक जाल की। किसकी आती है बात, कवक जाल की आती है। ठीक है, कवक जाल किस प्रकार का होता है तो देख लेते हैं यहां से। कवक जाल, पहली चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है, इनके अंदर जो है पट्टहीन कवक जाल पाया जाता है। और कैसा होता है, शाखित होता है, मतलब शाखाओं में विभक्त होता है। आगे बात समझ में आपको, कैसा होता है, पट्टहीन और शाखित होता है। लेकिन इन तीनों की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो इनमें जो जाल होता है वो पट्ट युक्त होता है लेकिन शाखित होता है। ध्यान रखना, यही एक है जिसके अंदर पट्टहीन मतलब पट्ट नहीं पाए जाते हैं और पट्ट युक्त इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर भी पट्ट युक्त पाया जाएगा और कैसा होगा, शाखित होगा। कैसा होगा, शाखित। इसके अंदर भी पट्ट युक्त कवक जाल पाया जाएगा और कैसा होगा, शाखित होगा। अब बात करते हैं आपकी किसकी, यहां से लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की बात करते हैं। इसमें लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा जायगो बीजाणु। कौन सा बीजाणु, जायगो बीजाणु के द्वारा आपके जो फाइकोमाइसिटीज है इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है, जायगो बीजाणु के द्वारा। एस्कोमाइसिटीज के अंदर बात करें तो एस्को बीजाणु के द्वारा, एस्को बीजाणु के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियो बीजाणु के द्वारा, बेसिडियो बीजाणु के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, तो इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। लैंगिक जनन का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन अलैंगिक जनन इनके अंदर पाया जाता है, अलैंगिक जनन इनके अंदर पाया जाता है जो कि कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। अब बात करते हैं यहां से एग्जाम्पल की, उदाहरण कौन कौन से आते हैं आपके पास में। यहां पे फाइकोमाइसिटीज के अंदर उदाहरण देखें तो आपके पास में जाता है एल्बुगो, एल्बुगो स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा। और आगे आ जाता है राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, ध्यान रखोगे, एल्बुगो स्क्लेरोस्पोरा राइजोपस किसका उदाहरण है, फाइकोमाइसिटीज का। ठीक है, इधर से बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण की, तो एरिसाइफी, क्या नाम है, एरिसाइफी, एरिसाइफी। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, तो पक्सिनिया और आस्टिलागो, पक्सिनिया और क्या है उदाहरण, आस्टिलागो, आस्टिलागो। ध्यान दीजिएगा यहां पे। और बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के उदाहरण की, तो अल्टरनेरिया हो जाएगा आपके पास में एक तो उदाहरण, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। फ्यूजेरियम हो जाएगा, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम हो जाएगा। और उसके बाद में जाएगा सार्कोस्पोरा, सार्कोस्पोरा। ठीक है, तो ये थी अपने किसकी, पीए सकार्डो की, जिन्होंने पट्ट और लैंगिक जनन के आधार पर 4 वर्गों बांटे। 4 वर्ग इस तरीके से देखो, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। कैसे ध्यान रखोगे, देखो FABD। देखो फिर आया बाहर दीवाना, ध्यान रख लोगे आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको याद रखने में। तो इसको साफ करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि सभी जीवित जीव जो है ना, उनको ओइज, ओइज नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था, और उसके सहयोगियों ने सभी जीवित जीवों को, ओइज और उसके सहयोगियों ने क्या किया, 16s rRNA और 18s rRNA के आधार पर
के आधार पर कितने वर्ग बनाए, 3 डोमेन बनाए भैया। किसने, देखो ओएच व उसके सहयोगियों ने, ओएच व उसके सहयोगियों ने सभी जीवित जीवों को, सभी जीवित जीवों को, सभी जीवित जीवों को क्या किया, ओएच और उसके सहयोगियों ने 16S rRNA व 18S R या ठीक है, या 16S rRNA या 18S rRNA के आधार पर 3 डोमेन बनाए। कितने बनाए, 3 डोमेन बनाए। 3 डोमेन वर्गीकरण इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, 3 डोमेन वर्गीकरण इसको बोलते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपके पास में आर्किया, दूसरा आ जाता है बैक्टीरिया, और तीसरा नंबर पे आ जाता है यूकेरिया। और इसी यूकेरिया डोमेन के अंदर इन्होंने क्या किया, कवकों को शामिल किया। कवकों को क्या किया, शामिल किया भैया, क्या किया, शामिल किया कवकों को। अब आगे आती है बात अपने पास में, नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है किर्क और उसके सहयोगियों ने। ये काम कब किया था, तो ध्यान रखिएगा आप, ये काम किया था 1990 में, ठीक है, कब किया था, 1990 में। अब आगे देखते हैं अपन, किर्क और उसके सहयोगियों की बात करते हैं। किर्क व किर्क और उसके सहयोगियों ने जीवित जीवों को 10th एडिशन की बात करते हैं। 10th एडिशन 2008 के अंदर एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने जो है कवकों का नवीन वर्गीकरण किया। क्या किया, कवकों का नवीन वर्गीकरण। और इस पुस्तक का वर्गीकरण सारा का सारा, इस कवक का वर्गीकरण सारा का सारा एक पुस्तक में दिया जिसका नाम क्या है, एंसवर्थ एंड बिस्बिज, और डिक्शनरी ऑफ फंगाई। ये एक बुक है जिसमें किर्क और उसके सहयोगियों ने 10th एडिशन 2008 में एक नवीन कवकों का नवीन वर्गीकरण दिया जिसका वर्णन पूरा का पूरा एंसवर्थ एंड बिस्बिज डिक्शनरी ऑफ फंगाई के अंदर मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक्स्ट्रा हम अगर बात करें यहां से कवकों के बारे में, तो कवकों का उपयोग बेकरी के अंदर और शराब बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण ध्यान रखना है, सेकेरोमाइसीज ऐसा कवक है जिसका उपयोग बेकरी के अंदर और किसमें किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है। उसके बाद में अगर देखें तो प्रोटीन की ज्यादा मात्रा लेने के लिए या ज्यादा मात्रा होने के लिए क्या करते हैं, ये खाद्य युक्त जो मशरूम होते हैं उनको लेते हैं, खाद्य युक्त जो मशरूम होते हैं उनको लेते हैं और इनको हम बोलते हैं एगेरिस। क्या बोलते हैं, एगेरिस, जो कि खाद्य युक्त होता है। इसको बटन मशरूम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बटन मशरूम भी बोला जाता है, बटन मशरूम। ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है यहां से। तो प्रोटीन की ज्यादा मात्रा के लिए खाद्य मशरूमों का यूज किया जाता है जिसका नाम है एगेरिस, या इसको हम बोलते हैं बटन मशरूम। और सेकेरोमाइसिस का बेकरी और शराब बनाने में किया जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें यहां से, तो पादप रोगों के नियंत्रण में एक कवक का यूज किया जाता है या फंगाई का यूज किया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा।
तो इसका उपयोग पादप रोगों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो गाइस ये था आज की इस वीडियो के अंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको डिटेल में समझाया है और आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से इस वीडियो को ठोक दीजिए लाइक और फटाफट से सब ग्रुप के अंदर इसको फैला दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।